गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम केंज का रोजगार सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर में इसकी इंट्रोडक्शन, एजम्पशन, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसका जो कंपैरिजन है क्लासिकल के साथ केंज का रोजगार सिद्धांत का वो अध्ययन किया था। तो आज हम इसकी सिग्निफिकेंस और इसकी जो क्रिटिसिज्म है या इम्पोर्टेंस है वो स्टडी करेंगे। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसकी वो देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की सिग्निफिकेंस या इसका महत्व है वो ज्ञात करेंगे। तो इसकी जो महत्व है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस और दूसरी है थ्योरेटिकल। एक तो इसको बांटा गया थ्योरेटिकल में और दूसरा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस में, सैद्धांतिक महत्व तथा व्यवहारिक महत्व। थ्योरेटिकल इसका कौन सा है, थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे पहले। थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस केंज के रोजगार सिद्धांत की। तो पहली इसकी थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस थी वो थी रिवाइवल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का पुनर्जीवन। फर्स्ट जो है रिवाइवल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, केंज की जो 1936 में जो पुस्तक आई द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इस बुक के आने से पहले जो वाणिज्यवादी या परंपरावादी अर्थशास्त्री थे वो मुख्यतः माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं में ही रुचि ले रहे थे और समष्टि अर्थशास्त्र की समस्याएं जैसे पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, कुल बचत, राष्ट्रीय आय या पूर्ण रोजगार, इन समस्याओं में कोई रुचि नहीं थी। तो केंज की ये पुस्तक आने के पश्चात जो अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र की तरफ सारा अध्ययन चल रहा था वो समष्टि अर्थशास्त्र की तरफ ये शिफ्ट हुआ और इस पुस्तक या केंज के आने के पश्चात समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाने लगा। और केंज ने बताया कि जो समस्याएं या जो सिद्धांत माइक्रो इकोनॉमिक्स में लागू होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी लागू हो। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, जिसमें हम केवल एक व्यक्ति, एक फर्म का ही अध्ययन करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो केंज ने बताया कि यह जरूरी नहीं कि जो सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए बने हों वो समष्टि अर्थशास्त्र पर भी लागू हो। इसमें केंज ने बताया मुख्यतः कि उदाहरण दिया कि बैंक से यदि एक व्यक्ति अपनी सारी जमा निकाल लेता है तो बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यदि सभी व्यक्ति बैंक से अपनी जमा निकाल ले तो बैंक फेल हो जाएंगे। तो इस उदाहरण से केंज ने बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो सिद्धांत या तथ्य हैं, थ्योरी हैं, उनको हम समष्टि अर्थशास्त्र पे लागू नहीं कर सकते। दूसरा इसने जो केंज का जो इम्पोर्टेंस है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अल्प रोजगार संतुलन। केंज के सिद्धांत का ये महत्व है कि इसने ये बताया कि जिस स्तर पर अर्थव्यवस्था में आयोजित बचत तथा आयोजित निवेश बराबर होंगे वहाँ संतुलन स्थापित होगा
और यह संतुलन अल्प रोजगार स्तर पर भी हो सकता है। तो केन्ज ने अल्प रोजगार संतुलन का एक नया तथ्य दिया। इससे पहले जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे उनके अनुसार अर्थव्यवस्था उसी समय संतुलन में होगी जब केवल और केवल पूर्ण रोजगार पाया जाएगा, परंतु केन्ज ने बताया कि अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार संतुलन होगा, अल्प रोजगार पाया जाता है उस समय भी संतुलन में हो सकती है। थर्ड इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है डायनामिक, गत्यात्मक। केन्ज के सिद्धांत को डायनामिक कहा गया है, क्योंकि इस सिद्धांत में केन्ज ने एक्सपेक्टेशन या आकांक्षाओं का प्रयोग किया है। एक्सपेक्टेशन, केन्ज के जो कुछ तत्व हैं जैसे निवेश गुणक, उपभोग प्रवृत्ति, वो मुख्यतः एक्सपेक्टेशन या आकांक्षाओं से प्रभावित होते हैं। आकांक्षाओं से प्रभावित होते हैं, एक्सपेक्टेशन से। तो जब आकांक्षाएं क्या होती है? आकांक्षाओं से अभिप्राय भविष्य में प्राप्त होने वाली लाभ की आशा, भविष्य में कितना लाभ प्राप्त होगा इसकी कोई हम फोरकास्ट करना, वो एक्सपेक्टेशन पर निर्भर करता है। तो केन्ज ने अपने सिद्धांत में इन एक्सपेक्टेशन को शामिल करके इस सिद्धांत को गत्यात्मकता का रूप दिया। नेक्स्ट जो इसकी है वो है रोल ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। केन्ज ने अपने सिद्धांत में ये क्या है, तरलता अधिमान को महत्व। तो केन्ज की जो धारणा है वो तरलता अधिमान की जो है वो उसको तरलता अधिमान के कॉन्सेप्ट को स्वीकार करती है। तरलता अधिमान क्या होता है? किसी उपभोक्ता द्वारा नकदी को अपने पास रखने की इच्छा, उसे हम तरलता अधिमान कहते हैं। और जो तरलता अधिमान है वो ब्याज की दर पर निर्भर करता है। जब ब्याज की दर ऊंची होगी तो तरलता अधिमान कम होगा और ब्याज की दर नीची होने से तरलता अधिमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो है न्यू कॉन्सेप्ट। केन्ज ने अपने सिद्धांत में कुछ नए कॉन्सेप्ट दिए, वो थे उपभोग प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति, निवेश क्रिया, उपभोग प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति, निवेश क्रिया, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, इस तरह से कुछ नई धारणाएं दी। नेक्स्ट इसकी थी जो है सिग्निफिकेंस, वो था एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एंटी सेविंग इन इक्वालिटी। इनइक्वालिटी, आयोजित बचत तथा आयोजित निवेश में असमानता। तो केन्ज के रोजगार सिद्धांत की यह महत्वपूर्ण देन है कि केन्ज ने बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि अर्थव्यवस्था में हर समय आयोजित बचत तथा आयोजित निवेश बराबर हों। आयोजित बचत है वो केन्ज के अनुसार आय पर निर्भर करती है और आयोजित निवेश है वो ब्याज की दर पर निर्भर करता है। तो ये अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि ये बराबर हों। और यदि किसी समय अर्थव्यवस्था में आयोजित निवेश कम है आयोजित बचत से, तो उस समय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाएगी और इसे दूर करने के लिए हमें निवेश बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इसकी सिग्निफिकेंस है वह बेसिस ऑफ फ्लक्चुएशन इन एम्प्लॉयमेंट। रोजगार में होने वाले परिवर्तन का आधार। केन्ज ने रोजगार में होने वाले परिवर्तन का जो मुख्य आधार बताया वो
उसका था प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी, और इसे दूर करने, इसे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? निवेश। और निवेश जब किया जाता है तो निवेश गुणक के अनुसार आय तथा उत्पादन और रोजगार में निवेश से कई अधिक गुना वृद्धि होती है। तो गुणक ही वो कारण है जो रोजगार में होने वाले परिवर्तनों का आधार बनता है। नेक्स्ट जो इसका है वो है, नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो है मॉनेटरी थ्योरी। केंज ने इससे जो रोजगार सिद्धांत है इसे मौद्रिक सिद्धांत की तरह लिया, और इस तरह से मौद्रिक सिद्धांत का विकास हुआ। केंज ने बताया कि मुद्रा में होने वाले परिवर्तन के उत्पादन, रोजगार तथा कीमत स्तर पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनकी अपने सिद्धांत में विवेचना की। और केंज ने मुद्रा सिद्धांत तथा मूल्य सिद्धांत के एकीकरण का भी प्रयत्न किया। और केंज ने रोजगार सिद्धांत में वास्तविक तत्व तथा मौद्रिक तत्व दोनों की निर्भरता को स्वीकार किया। और जो इसका लास्ट जो थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस है वो था साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम ये क्या था? केंज ने बताया कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है तो उपभोग भी बढ़ता जाता है, परंतु ये उपभोग में होने वाली यह वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है। तो इस कारण क्या होता है कि कुल मांग है वो कम रह जाती है कुल पूर्ति से, इसीलिए अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है। और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें कुल मांग को बढ़ाना पड़ेगा। कुल मांग प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है, और प्रभावपूर्ण मांग दो बातों पर निर्भर करती है, उपभोग तथा निवेश। अल्पकाल में उपभोग प्राय स्थिर रहता है, इसलिए हमें रोजगार बढ़ाने के लिए निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। इसके जो नेक्स्ट हैं वो है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के व्यवहारिक महत्व। पहला इसका व्यवहारिक महत्व है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। केंज ने क्या इसका सरकारी हस्तक्षेप। केंज ने बताया, केंज से पहले परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का विचार था कि अर्थव्यवस्था में कुल मांग तथा कुल पूर्ति और बचत तथा निवेश सब तय समान हो जाते हैं, इसलिए सरकार को अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परंतु केंज ने बताया कि मंदी के समय में कुल मांग कुल पूर्ति से कम रह जाती है, और मंदी के समय में निजी निवेशक निवेश नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मंदी की आशंका में उन्हें लाभ की आशा नहीं होती। तो उस समय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहिए, इससे आय तथा उत्पादन में वृद्धि होगी। तो पहला इसका केंज ने सरकार के हस्तक्षेप के बारे में बताया। सेकंड जो इसका है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग केंज ने बताया यह क्या है? सामाजिक लेखा। वर्तमान समय में क्या है, सभी देशों की जो सरकारें हैं वो वर्तमान समय में
सभी देशों की सरकारें सामाजिक लेखे या सोशल अकाउंटिंग की धारणा है इसको महत्व देती हैं। इस सामाजिक लेखे से क्या अभिप्राय है? देश के आय व्यय संबंधी लेखे को हम सामाजिक लेखा कहते हैं। इस लेखे के आधार पर ही सरकार आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है। तो केंज ने बताया कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय बचत तथा राष्ट्रीय निवेश, इन बातों पर केंज ने जोर दिया। तो सामाजिक लेखे का महत्व भी केंज ने दिया। नेक्स्ट जो इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है वो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति। तो केंज ने अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित करने के लिए राजकोषीय नीति को बहुत अधिक महत्व दिया। केंज ने बताया कि मंदी तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को नए सार्वजनिक निर्माण कार्य शुरू करने चाहिए, नया निवेश करना चाहिए। इससे रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी और मांग में वृद्धि होगी और इससे जो निजी निवेश है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो अमेरिका में न्यू डील प्रोग्राम केंज के इन्हीं विचारों पर आधारित था। नेक्स्ट जो इसका महत्व है वो है डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है? बजट के घाटे को नए नोट छापकर या बैंकों से कर्ज लेकर पूरा करना, इसे हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। और ये घाटे की वित्त व्यवस्था है जब किसी अर्थव्यवस्था में मंदी या बेरोजगारी पाई जाती है। तो केंज ने इसका महत्व बताया कि सरकारों को घाटे की वित्त व्यवस्था अपनानी चाहिए। इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, परंतु इसको एक सीमा तक ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि इसको बहुत लंबे समय तक अपनाया जाएगा तो कीमतों में भी वृद्धि होने लग जाती है। नेक्स्ट इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। केंज ने निवेश का महत्व भी बताया। क्या बताया कि जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है तो उसका मुख्य कारण प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी है। और प्रभावपूर्ण मांग मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है, एक है उपभोग पर और दूसरा है निवेश पर। तो अल्पकाल में हम उपभोग नहीं बढ़ा सकते, इसलिए रोजगार बढ़ाने के लिए केवल और केवल निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। तो केंज के सिद्धांत से निवेश का महत्व भी स्पष्ट होता है। ये रोजगार बढ़ाने का एक आधारभूत तत्व है निवेश। केंज की जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। केंज ने पूर्ण रोजगार के बारे में बताया कि सभी देश चाहते हैं कि उनके अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हो। तो इसके लिए केंज ने बेरोजगारी की स्थिति को दूर करके पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए बताया कि प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर ही ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। केंज का जो अध्ययन है वो केंज के जो राष्ट्रीय आय का अध्ययन है उसको केंज ने एक व्यवहारिक रूप दिया। केंज ने कुल राष्ट्रीय आय यानी कि जीएनपी में से प्रयोग लागत तथा पूरक लागत बढ़ाकर शुद्ध राष्ट्रीय आय निकाली। पूरक लागत प्लस प्रयोग लागत इसमें से माइनस करके नेट नेशनल प्रोडक्ट की विचारधारा का प्रतिपादन किया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से यूजर कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट को माइनस करके नेट नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट दिया। वेज पॉलिसी, इसकी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है वेज पॉलिसी या मजदूरी नीति।
तो केंज की जो मजदूरी की नीति है वो अधिक वास्तविक प्रतीत होती है, क्योंकि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने बताया कि बेरोजगारी को कम करने के लिए वास्तविक मजदूरी कम की जानी चाहिए, परंतु वास्तविक मजदूरी कम करने के लिए केंज है उन्होंने बताया, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार वास्तविक मजदूरी कम करने के लिए नगद मजदूरी में कटौती करनी चाहिए, परंतु केंज ने इस विचारधारा का समर्थन नहीं किया। केंज ने बताया कि वास्तविक मजदूरी कम करने के लिए नगद मजदूरी को कम नहीं करना चाहिए। वास्तविक मजदूरी क्या होती है? रियल वेज W/P। W क्या है? नगद मजदूरी। P कीमत स्तर। तो केंज ने बताया कि वास्तविक मजदूरी कम करने के लिए नगद मजदूरी में कटौती नहीं की जानी चाहिए, इसके लिए केवल और केवल कीमत स्तर को बढ़ाना चाहिए। इससे वास्तविक मजदूरी कम होगी और श्रम की मांग में वृद्धि होगी। अब हम इसकी क्रिटिसिज्म करेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Criticism of Keynesian theory of employment। केंज के रोजगार सिद्धांत की आलोचनाएं। इकोनॉमिक्स में क्या होता है जनरली कि किसी थ्योरी या सिद्धांत की जो एजम्पशन या मान्यताएं होती हैं वो ही उसकी क्रिटिसिज्म होती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना। पहली इसकी क्रिटिसिज्म है वो है संतुलन की असंगत विचारधारा। संतुलन की असंगत विचारधारा। जैसा कि केंज ने बताया कि अर्थव्यवस्था में संतुलन 3 स्थितियों पर हो सकता है कि उस समय अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार संतुलन, पूर्ण रोजगार संतुलन तथा अति रोजगार संतुलन। परंतु हेजलिट जो अर्थशास्त्री थे उसने केंज की इन बातों पे तीव्र आलोचना की। हेजलिट ने बताया कि पूर्ण रोजगार स्तर पर ही संतुलन शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम बेरोजगारी की स्थिति में संतुलन शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह संतुलन शब्द का प्रयोग वहाँ पर ठीक नहीं है और यह केवल और केवल भ्रांति ही पैदा करता है। तो केंज का जो अल्प रोजगार संतुलन है उसकी हेजलिट ने तीव्र आलोचना की। नेक्स्ट जो इसकी आलोचना है वो है केंजियन अर्थशास्त्र मुख्यतः अगत्यात्मक है, यानी कि केंज का जो अर्थशास्त्र है वो स्टैटिक्स है। केंज के आर्थिक विश्लेषण को अगत्यात्मक आर्थिक विश्लेषण माना जाता है।
केंज ने अर्थशास्त्रियों का जो ध्यान है वो बदलते संतुलन की ओर दिलाया, लेकिन केंज ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जब हम एक संतुलित अवस्था से दूसरी संतुलित अवस्था में जाते हैं तो किस प्रकार तथा किस तरह से हम उस स्थिति में जाते हैं। तो इसलिए इसके विश्लेषण को अगत्यात्मक विश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसकी एग्जाम्पल है क्रिटिसिज्म है वो दीर्घकालीन संतुलन की अवहेलना। केंज का जो मुख्य कथन है, केंज ने कहा था एक बार कि इन द लॉन्ग रन वी और डाई, कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे। तो केंज का जो आर्थिक विश्लेषण या अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन है वो अल्पकालीन अध्ययन है। केंज ने दीर्घकाल में का अध्ययन नहीं किया। तो जो एक इकोनॉमिस्ट हुए एयक ने, उन्होंने बताया कि केवल और केवल अल्पकालीन प्रभावों पर अधिक ध्यान देना अर्थव्यवस्था के लिए एक हानिकारक भूल है। एक अर्थशास्त्री को दीर्घकालीन उपायों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो इसकी है आलोचना वो है पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता। केंज के सिद्धांत में माना गया है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, परंतु जैसा कि जॉन रॉबिन्सन तथा चैम्बरलिन ने बताया कि अर्थव्यवस्था में एकाधिकारी प्रतियोगिता पाई जाती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट जो इसकी जंक्शन है वो है बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित। केंज ने अपने रोजगार सिद्धांत में मान्यता दी कि इकोनॉमी क्लोज्ड है, यानी कि वो कोई भी आयात और निर्यात नहीं कर रही, परंतु जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय या सभी देश आपस में वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं। तो ये इसकी एक जो क्रिटिसिज्म है कि यह सिद्धांत बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है। तो जो इसमें जो तथ्य या जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो बंद अर्थव्यवस्था मानकर निकाले गए हैं, खुली अर्थव्यवस्था पर वो लागू नहीं होते। रोजगार को मापने की मजदूर इकाई का प्रयोग, मजदूर इकाई का जो प्रयोग है वो वैज्ञानिक है। केंज ने रोजगार को मजदूर इकाई के रूप में मापा, रोजगार मापने के लिए मजदूर इकाई का प्रयोग किया। इस तरह से केंज ने माना कि जो सभी मजदूर है वो समान रूप से कार्य करते हैं, यानी कि श्रम की जो सभी इकाइयाँ हैं वो होमोजीनियस या समरूप होती हैं, परंतु यह बात ठीक नहीं है क्योंकि श्रम की सभी इकाइयों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल, एक कॉलेज के प्रोफेसर और रिक्शा चलाने वाले के मजदूर के श्रम को हम समरूप नहीं मान सकते। नेक्स्ट जो इसकी क्रिटिसिज्म है वो है गुणक का सीमित प्रयोग। केंज ने अपने सिद्धांत में गुणक का भी सीमित प्रयोग किया है। जब अर्थव्यवस्था में व्यापार की दृष्टि से मान लो तेजी पाई जाती है तब गुणक काफ़ी मात्रा में क्रियाशील होता है, परंतु जब मंदी की अवस्था होती है तब गुणक की क्रियाशीलता काफ़ी सीमित दिखाई देती है। तो गुणक कुछ ऐसी मान्यताओं पर निर्भर करता है जिसके फलस्वरूप यह अलग विकसित देशों पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट जो इसकी क्रिटिसिज्म है वो है
त्वरक के सिद्धांत की अवहेलना। त्वरक क्या? प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन, लेक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन। गुणक का सिद्धांत क्या कहता है? जब हम निवेश में वृद्धि करते हैं तो आय और उत्पादन और अंततः रोजगार में उससे अधिक, कई गुना अधिक वृद्धि होती है। और त्वरक का सिद्धांत के अनुसार क्या है? उपभोग में वृद्धि होती है, तो जब उपभोग में वृद्धि होती है तो उसके फलस्वरूप पूंजीगत वस्तुओं में भी वृद्धि होती है, उससे कई गुना अधिक। तो जो त्वरक है वो उपभोग में हुए परिवर्तन से निवेश में हुए परिवर्तन के प्रभाव को बतलाता है। तो केंज ने अपने रोजगार सिद्धांत में त्वरक सिद्धांत का उपयोग नहीं किया। नेक्स्ट जो इसकी क्रिटिसिज्म है वो है मंदी का अर्थशास्त्र। केंज का जो सिद्धांत है उसे मंदी का अर्थशास्त्र कहा जाता है, क्योंकि केवल और केवल कुछ अर्थशास्त्री जैसे कि हिक्स और शुम्पीटर के अनुसार मंदी तथा बेकारी की समस्याओं का ही अध्ययन करता है। केंज ने तेजी तथा मुद्रास्फीति की समस्याओं का अध्ययन नहीं किया। परंतु ये आप जानते हैं कि केंज की 1940 में एक पुस्तक आई थी, हाउ टू पे फॉर वार। तो इसमें केंज ने युद्ध की स्थितियों, तेजी तथा मुद्रास्फीति की स्थितियों का भी अध्ययन किया है। ब्याज की दर नेक्स्ट जो इसकी है, ब्याज की दर केवल मौद्रिक घटना नहीं है। ब्याज की दर केवल मौद्रिक घटना नहीं। केंज ने ब्याज की दर को केवल और केवल मुद्रा संबंधी घटना माना। केंज के अनुसार ब्याज तरलता अर्थात नकदी के परित्याग का पुरस्कार है, परंतु हिक्स तथा हैंसन तथा हिक्स के अनुसार ब्याज की दर पर वास्तविक तथा मौद्रिक दोनों प्रकार के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। केंज का दीर्घकालीन मंदी का विचार निराधार है। केंज ने अपने सिद्धांत में बताया कि विकसित तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में दीर्घकाल में कुल मांग के कुल पूर्ति से कम बने रहने का भय रहेगा, यानी कि इन देशों, इन अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल पूर्ति से कम हो जाएगी और दीर्घकाल में इन अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी तथा मंदी की समस्या, बेरोजगारी, मंदी तथा अति उत्पादन की समस्या पाई जाएगी। परंतु ऐसा इन अर्थव्यवस्थाओं में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं मिले कि उन अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आ गई हो। और एक जो इकोनॉमिस्ट हुए मार्टिन ब्रोफेनब्रेनर, उन्होंने बताया कि इन देशों में दीर्घकालीन मंदी के स्थान पर दीर्घकालीन मुद्रास्फीति की अधिक संभावना है। अत्यधिक सामूहिकता इसकी है नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, अत्यधिक सामूहिकता। केंज ने अपने सिद्धांत में जिन तत्वों का प्रयोग किया उनमें अत्यधिक सामूहिकता पाई जाती है, जैसे कि उपभोग, राष्ट्रीय आय, निवेश, कुल मांग आदि हैं, वो अत्यधिक सामूहिकता प्रकट करते हैं, यानी कि एक तत्व इनमें से एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो ये सरलता की उद्देश्य से तो उपयोगी है, परंतु उन तत्वों का ज्ञान हमें नहीं हो पाता जो इन आधारभूत धारणाओं से प्रभावित होते हैं। तो ये एक इसकी क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है इसकी, लागत मुद्रास्फीति की अवहेलना।
मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है, एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और दूसरी लागत प्रेरित। एक होती है मांग प्रेरित, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन और सेकंड कॉस्ट पुल। केंद्र ने केवल और केवल मांग प्रेरित मुद्रास्फीति ही की व्याख्या की। इसमें बताया गया कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की पूर्ति से उनकी मांग बढ़ जाती है तो कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। केंद्र ने दूसरे प्रकार की मुद्रास्फीति की व्याख्या नहीं की। ये लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है। इसमें क्या होता है, जब साधनों की जो मजदूरी है, मान लो मजदूरों की मजदूरी तथा उत्पादन लागत में या फर्में अपने लाभ में वृद्धि करती हैं, लाभ में नहीं, जब किसी वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है तो उनके फलस्वरूप जो वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, उसे हम लागत प्रेरित वृद्धि कहते हैं। और द्वितीय महायुद्ध के पश्चात क्या हुआ, विश्व के मुख्य जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें लागत प्रेरित मुद्रास्फीति की समस्या अधिक आई। तो केंज ने अपने सिद्धांत में लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कोई अध्ययन नहीं किया। एक जो लास्ट इसकी एग्जाम्पल है, क्रिटिसिज्म है, वो है केंद्रोत्तर आलोचनाएं। केंद्रोत्तर अर्थशास्त्री जैसे कौन कौन से थे? केंज के जो पश्चात अर्थशास्त्री आए उसे हम केंद्रोत्तर अर्थशास्त्री कहते हैं। हैंसन, हिक्स, फ्राइडमैन, रॉबिन्सन, ये थे। इन्होंने केंज के रोजगार सिद्धांत में निम्न जो हैं वो इसकी क्रिटिसिज्म निकाली। जैसे कि इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार आय तथा उपभोग का वो संबंध है वो अनुपातिक है, परंतु केंज ने बताया कि आय तथा उपभोग का संबंध अनुपातिक नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने इसकी जो निकाली क्रिटिसिज्म वो थी, केंज ने एक बात कही कि लेन देन तथा सावधानी उद्देश्य के लिए तरलता डिमांड केवल आय पर निर्भर करता है, परंतु हिक्स, हैंसन, फ्राइडमैन, इन अर्थशास्त्रियों ने बताया कि लेन देन तथा सावधानी उद्देश्य के लिए जो तरलता डिमांड है वो आय के साथ साथ ब्याज की दर पर भी निर्भर करता है। और अगली, केंज ने कुल मांग के केवल दो क्षेत्रीय मॉडल, उपभोग तथा निवेश, इन्हीं का अध्ययन किया है। परंतु इन अर्थशास्त्रियों ने इसके अतिरिक्त दो और क्षेत्र का अध्ययन किया, वो है निवेश क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। केंज ने केवल उपभोग और निवेश दो क्षेत्रीय मॉडल का अध्ययन किया, परंतु इन अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धांत में निवेश और सरकारी क्षेत्र का ही अध्ययन किया है। तो इस तरह से ये केंज के सिद्धांत की क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म ऑफ केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि किसी भी सिद्धांत की अर्थशास्त्र में जो क्रिटिसिज्म होती है वो मुख्यतः उसकी एजम्पशन होती है। तो आप उसकी मान्यताएं यदि ध्यान से स्टडी करेंगे तो आप उसकी क्रिटिसिज्म अपने आप कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, पूर्ण प्रतियोगिता की भी एक मान्यता है, इसमें बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता है और गुणक का प्रयोग है। इस तरह से ब्याज की दर, ये भी एक इसकी एजम्पशन है। तो इस तरह से आप एजम्पशन से ही इसकी क्रिटिसिज्म
स्टडी कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो लेसन में हमने ये केंज का जो रोजगार सिद्धांत है उसकी सिग्निफिकेंस तथा क्रिटिसिज्म का अध्ययन किया और इसी के साथ ये चैप्टर अपना केंज का रोजगार सिद्धांत है ये कंप्लीट हो गया। तो आप इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक मुख्य क्वेश्चन बनता है कि केंज के रोजगार सिद्धांत की विस्तृत में व्याख्या कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपने पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन देनी है कि रोजगार के कितने सिद्धांत हैं, 2 सिद्धांत हैं। उसके बाद एजम्पशन लिखनी है, उसके बाद आपने व्याख्या करनी है और नेक्स्ट आपने अपने एग्जाम में टाइम के अनुसार इसकी क्रिटिसिज्म लिखनी है। यदि कम टाइम हो तो एक एक लाइन में लिखनी है क्रिटिसिज्म पॉइंट पॉइंट, और यदि आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आपने इनको एक्सप्लेन करना है। तो ये मुख्यतः एक क्वेश्चन इस इम्पोर्टेंट बनता है इसमें। और फिर मैं बता देता हूँ वो क्वेश्चन है केंज के रोजगार सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए, बड़ा क्वेश्चन। तो इसमें आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, एजम्पशन करनी है और फिर डायाग्राम जो बनवाया था आपको उसके अनुसार वो बना के आपने व्याख्या करनी है और अंत में आपने इसकी आलोचनाएं लिखनी है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।